कहते हैं कि वर्तमान को ठीक करना है तो भूत को भूलना होगा। शुक्रवार को ऐसी तस्वीर ग्वालियर में सामने आई जहां एक दूसरे के विरोधी रहे सिंधिया और पवैया एक साथ दिखे और इसके लिए कदम बढ़ाया खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने पहुँचे। करीब 30 मिनट बंद कमरे में एक दूसरे से बात की और बाहर आए तो कह भी दिए, अतीत को भूल जाइए, अब हमने एक नया रिश्ता कायम करने का प्रयास किया है। मैंने आपको पहले दिन से ही कहा था, पवैया जी और हम में एक संबंध, नया संबंध, एक नया रिश्ता हम लोग दोनों ने कायम करने की कोशिश की। अतीत अतीत होता है, वर्तमान और भविष्य पे पवैया जी और हम दोनों कार्य करते हैं। उनका साथ और उनका प्रेम आज मुझे मिला है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। बहुत अनुभव है उनका, बहुत लंबा एक कार्यकाल रहा है, उसका लाभ भी मुझे आने वाले समय में मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास। जो मेरी मन की भावना थी मैंने आपके समक्ष रख दी है और उसी के आधार पर हम लोग दोनों मिलकर काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा कि दुख बांटने का जो उनका स्वभाव है, इससे हमें सांत्वना तो मिलती है और मिली मुझे, और इसलिए आज की मुलाकात को बहुत राजनीतिक मायनों से नहीं देखा जाना चाहिए। फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब हम दोनों ही एक संगठन परिवार के हैं तो ऐसी रहस्यमयी क्या मुलाकात है, सामान्य सी बात है। बीते 2 दिनों में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जो खुद बयां कर रही हैं कि सिंधिया अपने अतीत को बदलकर वर्तमान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर हर किसी की नजर है और तलाश रहे मुलाकातों के मायने। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बीत गई सो बात गई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। पवैया और सिंधिया की मुलाकात से क्या भारतीय जनता पार्टी हुई मजबूत? कभी सियासी प्रतिद्वंदी रहे इन दिग्गजों की मुलाकातों के क्या मायने? ग्वालियर चंबल की सियासत पर क्या होगा मुलाकात का असर? क्या अपने अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं सिंधिया? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के अब वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में रम गए हैं और यूं कहें कि जम गए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराज को हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं द्वारा लिया जा रहा है। जो उनके चिर परिचित प्रतिद्वंदी थे वह भी अब गिले शिकवे भुलाकर महाराज के साथ कदमताल कर रहे हैं और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि अतीत अतीत होता है, वर्तमान और भविष्य की नई संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है, वर्तमान रिश्ते से भविष्य के नए ताने बाने को बुना जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये दौरा ऐसा रहा कि हर दिल पे नाम रख दिया, हर दिल पे नाम लिख दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया जी भूपेंद्र सिंह जी से मिले तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में मंत्री गोपाल भार्गव जी से मिले, CM शिवराज सिंह चौहान जी से मिले, अन्य कार्यकर्ताओं के यहाँ गए। कुल मिलाकर सिंधिया जी का ये जो दौरा है बहुत सक्रिय रहा है। अब ग्वालियर अंचल में भ्रमण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ BJP नेता, संघ में बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले जो जयभान सिंह पवैया जी के यहाँ उनकी जो मुलाकात है वो अभी ये बता रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्व में कांग्रेस में रहते हुए जो भी खटास हो, जो कड़वाहट हो, उसको खत्म करके एक नई इबारत निकलने के लिए तैयार हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, चेतन सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं,
भारतीय जनता पार्टी से सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं। अब्बास जी, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कहते थे कि महाराज अब जाइए, आप अब आपको पता चला सम्मान क्या होता है, और अब अभी भारतीय जनता पार्टी आटे दाल का भाव मालूम करा देगी, अब ये करा देगी। लेकिन ज्योतिरादित्य जी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भी नज़र आ रहे हैं और संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं और भविष्य की बात भी कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, जब मध्य प्रदेश के अंदर हलचल मची हुई है उस वक्त माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वापस भोपाल आए, भोपाल से अपने क्षेत्र में गए। ये सारी चीज़ें तो हम सब ने देखी कि जिस वक्त ज़रूरत पड़ी कार्यकारिणी में अपने लोगों को एडजस्ट कराना हुआ और बहुत से लोगों के सामने नतमस्तक होना हुआ, ये कह लीजिए जिस भी तरह से वो गए, तो मजबूरियां उनकी हैं सम्मान को पाने के लिए, जो खोया हुआ सम्मान है। क्या जयभान सिंह पवैया जी से वाकई उनके रिश्ते मधुर हो गए हैं? ये तो जयभान सिंह पवैया जी के आगे आने वाले समय के तेवर जरूर बताएंगे, लेकिन ये सब दिखावा इसलिए है कि आपको भी याद होगा उपचुनाव से पहले जब ये सरकार में जबरदस्ती आए थे ये लोग, अभी 2020 के मार्च में, उसके बाद तकरीबन 4-5 महीने बाद सरकार बन गई थी, सिंधिया जी के मंत्री बन गए थे सिंधिया जी के लोग। क्या कहा था जयभान सिंह पवैया जी ने? उनका क्या बयान था कि बहुत दुख होता है कि सिंधिया जी और उनके मंत्री यहाँ आए हैं तो वो समाधि पे नहीं गए, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पे जाएं, वहां फूल चढ़ाएं, वहां शहीदों के समाधियां हैं, वहां पर जाके उनको सम्मान दें तो बहुत अच्छा होगा। क्या उनके कहने के ऊपर सिंधिया जी चलेगा रानी लक्ष्मी जी की समाधि के ऊपर? वो रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी समाधि पर गए क्या पवैया जी ने जो उनसे विनती करी थी? तो ये सारी चीज़ें बताती हैं। और पवैया जी ने तो और भी कुछ क्या क्या बोला था कि सांप के दो जीभ होती हैं। ये उनका ट्वीट आज भी मेरे सामने है, सांप के 2 जीभ होती हैं और आदमी के 1। सौभाग्य से हम तो मनुष्य हैं ना। राजनीति में वक्त के साथ दोस्त और दुश्मन तो बदल सकते हैं, मगर जो सैद्धांतिक मुद्दे मेरे लिए कल थे वो आज भी हैं। जय श्री राम। ये सारी की सारी चीजें आज भी याद हैं। तो ये वही पवैया जी हैं जिन्होंने अभी भी आपके चैनल के ऊपर क्या कहा कि ये कोई मुलाकात राजनीतिक मुलाकात नहीं, एक संगठन के अंदर है और एक शोक को बांटने के लिए आए, तो वो सारी चीजें सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि तोमर जी की बहुत सी बातें हैं जो हम चर्चा आगे करेंगे, प्रद्युमन सिंह तोमर जी की, जिसको देखकर लगता नहीं है मुझे कि ये सारा जो है पूरा का पूरा हंगामा खत्म हो जाएगा। ये तो वो है पवैया जी जो माधवराव सिंधिया जी के विरोधी रहे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भी विरोधी रहा। दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शायद एक ही व्यक्ति होंगे जिन्होंने कहा था कि हमारी हालत तो सिंधिया जी के आने से कश्मीरी पंडितों की तरह हो गई है, कहां जाएं, कहां अपना बसेरा बसाएं। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी की हैं। चलिए चेतन सिंह जी, पूरी बात आपने सुन ली होगी, बिना किसी सवाल के आपकी प्रतिक्रिया अब्बास हफीज की बातों पर ही मिल जाए। सवाल तो फिर मैं बाद में देखूंगा। सबसे पहले मेरे मित्र ने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी हालत और बाकी लोगों की हालत तो कश्मीरी पंडितों की तरह। इसका मतलब तो यह है कि कश्मीर की पंडितों के साथ क्या हुआ ये कांग्रेस को पता है, और पता होने के बाद भी उन कश्मीरी पंडितों के भाग्य के साथ किस प्रकार का दुर्भाग्य कांग्रेस ने लगा करके रखा है कि आतंकवादी आतंक पहुंचाते रहे और कश्मीरी पंडित अपनी मातृभूमि से विस्थापित होते रहे। लेकिन इनकी ये कहाँ चलेगा? मुद्दे से भटकाओ मत भाई, कहाँ जाते हो आप? मुद्दे पर रहो ना। अरे आपकी सरकार थी, आपके लोग थे, आप मंत्री, आपके मंत्री थे जब वहां पर कश्मीरी पंडितों को डिस्प्लेस किया गया, आपके लोग थे। कांग्रेस सरकार में भी नहीं थी, बस एक कहीं पर चले गए। अरे मुद्दे पर रहिए आप, मुद्दे के ऊपर जवाब नहीं है तो आप कहीं चले जाएंगे। अभी आपने उदाहरण दिए तो उदाहरण को सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए थोड़ा। हमने तो नहीं आपको बीच में टोका जब आप बोल रहे थे, सारे आरोप सुन रहे थे ना। हम मुद्दे से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जब कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके आए तब आप क्या कहते थे कि महाराजा को अब पता पड़ेगा आटे दाल का भाव। उस महाराजा को हमने पहले भी कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर ईमानदारी निष्ठा के साथ मन के साथ आओगे तो अतिथि देवो भव का भाव आपको मिलेगा। अतिथि देवो भव आप समझते होगे शायद। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव के भाव से ही हमने सिंधिया जी को नवाजा है, और सिंधिया जी ने अपने जीवन में जो हासिल किया है वो सब भारतीय जनता पार्टी के विचारों को पोषित करने के लिए उन्होंने पूरे परिवार को समर्पित कर दिया है, खुले मन के साथ समर्पित किया है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी खुले हाथ, दोनों हाथ खोल करके उनका आत्मीय स्वागत किया और दिल से स्वागत किया है। ये राजनीतिक स्वागत नहीं है, ये दिखावटी और बनावटी स्वागत नहीं है। और आज जिस प्रकार से आदरणीय सिंधिया जी ने कहा है कि जो पुरानी बातें हैं उसको भूल जाना चाहिए, निश्चित रूप से
सिंधिया जी ने भी पुरानी बातें भूल करके ही भारतीय जनता पार्टी में अपना गृह प्रवेश किया है। और तो जो बातें सिंधिया जी ने, जो वर्षों वर्ष कांग्रेस के मंच से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उनका भाव था, जो वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में विचार रखते, तो वो सब छोड़ कर के आए ना। तो निश्चित रूप से उन्होंने जब कुछ अच्छाई देखी है, इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अच्छाई देखी है, हमारी पंचनिष्ठाओं में अच्छाई देखी है, भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यों में अच्छाई देखी है, प्रदेश और देश का हित देखा है, इसलिए वे चल करके आए। निसंदेह आज वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और जिस प्रकार से आज आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी के यहाँ जिस प्रकार से वो श्रद्धांजलि व्यक्त करने गए थे, निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल संभाग में एक नई राजनीति का सूत्रपात हुआ है। और निश्चित रूप से उनके इस कदम से भारतीय जनता पार्टी की ताकत में विस्तार होगा और आने वाले समय में चंबल में एक नई ज्योत के साथ भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। इसको लेकर के अब कोई संशय नहीं है। हम सब मिलकर के काम करेंगे, विचारों के लिए काम करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे लीडर के रूप में, एक युवा लीडर के रूप में, एक नए ऊर्जावान नेता का मध्य प्रदेश में प्रवेश हुआ है और इस नई ऊर्जा का मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ होगा और आदरणीय सिंधिया जी को भी। जी सुरेश शर्मा जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। सिंधिया जी के विषय में या भारतीय जनता पार्टी के विषय में कांग्रेस को यह संशय था कि ये जो नई नई मोहब्बत है ये बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है, तो खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, अभी ये उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी ये चाहत नई नई है। तो ये जो हिच है, ये जो झिझक है, ये बाद में आक्रोश में बदलेगी, बाद में समस्याओं में बदलेगी। सिंधिया जी की प्रेशर पॉलिटिक्स होगी या भारतीय जनता पार्टी के संगठन का वही दो टूक रवैया होगा। कुल मिलाकर ये टूटेगा, ये गठजोड़, ऐसी कांग्रेस उम्मीद कर रही थी। लेकिन सिंधिया जी धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगते चले जा रहे हैं। लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का ही कोई बड़ा नेता आया, वाकई में आया हो। सारे मंत्रियों के उन्होंने जिस अंदाज में गर्मजोशी के साथ मिले और सबने उनका हाथों हाथ स्वागत किया, कहीं डिनर, कहीं लंच, कहीं ब्रेकफास्ट, कहीं हाई टी। तो ये सिंधिया जी का जो दौरा है उससे ये स्पष्ट होता है कि सिंधिया जी की स्वीकारता भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ स्वीकारता थी बल्कि स्वीकारता दिनों दिन बढ़ रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। देखिए नवीन जी, इसमें एक सबसे खास बात जो है वो ये है कि सिंधिया जी ने अपने आप को परिवर्तित किया है और उनका जो परिवर्तित करने का तरीका है, मैंने प्राय एक बात कही है कि दूध में शक्कर के मिलने जैसी स्थिति उन्होंने निर्मित की। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत उसके आधार पर वो धीरे धीरे अंदर घुसते चले गए। और जयभान सिंह पवैया जी के साथ उनका जो आज मुलाकात है या आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस मुलाकात पर, वो एक ऐसी मुलाकात है और उसके बारे में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है थोड़ा भिन्न है। मैं थोड़ा सा ये सोचता हूं कि जयभान सिंह पवैया जी की और लड़ाई क्या सिंधिया जी से थी या जो है माधवराव महाराज से थी या राजमाता सिंधिया से थी, किससे थी लड़ाई? क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं इसलिए मेरे इन शब्दों के आप मायने समझेंगे। और वो ये समझा दो सर, समझा दो आप जनता को। मेरी एक लाइन हो जाए तो तभी आपको बोलने में ज्यादा सुविधा होगी कि उनकी लड़ाई जो है वो महल से थी, वो राजवंश से लड़ते थे, किसी व्यक्ति से इनकी लड़ाई नहीं थी। वो हमेशा महल के खिलाफ लड़ते रहे हैं। और सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपने आप को महल के प्रतिनिधि की बजाय एक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो मुझे लगता है कि उस लड़ाई को समाप्त करने का सबसे बड़ा आधार हो सकता है। और यही बात सिंधिया जी ने अपने हिसाब से कही है कि जो पहले का दौर था उसको समाप्त करके नए दौर में हम लोगों ने प्रवेश किया, तो नए दौर में प्रवेश करें। तो मुझे लगता है महल के खिलाफ जो संघर्ष था, अब महल की पॉलिटिक्स की बजाय भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स होगी। ये मेरा अब ऑब्जर्वेशन है, तत्काल जिसको कह सकते हैं। अंदर बाहर की बातें और ज्यादा सुनने में आएंगी तो शायद इसमें कुछ कमी बेशी की जा सकती है, लेकिन तात्कालिक ऑब्जर्वेशन मेरा यही है जी। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस तो ये समझ ही नहीं पा रही ना कि सिंधिया जी को लेकर के वो स्टैंड क्या रखे, क्योंकि बार बार उनका स्टैंड बदलना, बार बार उनकी पुरानी बातें याद दिलाना, क्योंकि अब चूंकि जब नया इतिहास लिखा जा रहा है तो पुराने इतिहास को कितने दिन पढ़ा जाएगा।
पढ़ करके आप आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका लाभ जो है पॉलिटिकली आपको नहीं होने वाला, ऐसा मेरा मानना है कि कांग्रेस को इसका कोई लाभ होने वाला नहीं। तो सबसे जो खास, जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ सबसे नहीं, खास जी सबसे खास दौर है वो ये है कि सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप अपने आप को प्रवेश किया है। वो उससे विशुद्ध लाभ भी अर्जित कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल लाभ भी हो सकता है और बाकी अन्य लाभ भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है सिंधिया जी ने बहुत समझदारी पूर्ण तरीके से, और जिस तरह से मैं कल भी जैसा मैंने बोला, जितिन प्रसाद जी का जो आना हुआ है वो ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस प्रतिभावान और युवा नेतृत्व को अपने यहाँ समाहित करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि विचारधारा की दृष्टि से और कार्यक्रमों की दृष्टि से यदि देश में कोई राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्रीय स्वरूप रखती है, वो सर्वाधिक दरिद्र यदि कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि उसके पास कोई विचारधारा नहीं बची। जो विचारधारा वो सर्वधर्म समभाव की लेके चलते थे, वो जो है कभी मंदिरों में जाकर के टिक रही है, कभी जो है मस्जिदों में जाकर टिक रही है। तो ये जो पॉलिटिक्स का अभाव, यानी कांग्रेस में विचारधारा का जो अभाव है, चलिए वही सिंधिया को जी। तो अब्बास जी, नया दौर है, नई उमंगें, अब है नई रवानी। क्या ज्योतिरादित्य जी मिलकर रचेंगे ऐसी कहानी जो आप लोग सुनाएंगे आने वाली पीढ़ियों को? एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हुआ करते थे, उन्होंने जब बात की मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उतर जाओ सड़क पर, जो उतरे तो पूरी सरकार उतार दी और एक नया इतिहास रच दिया। देखिए, हमारे वरिष्ठ हैं, हम सबके मार्गदर्शकों की तरह हैं सुरेश शर्मा जी बड़े पॉजिटिव इंसान हैं और बड़ी पॉजिटिविटी तलाश रहे हैं वो सिंधिया जी के व्यवहार के अंदर। तो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, उनको तलाशना चाहिए, उनको प्रभावित हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। पर क्या हमारे किसी नेता ने सिंधिया जी पर कोई टीका टिप्पणी आज करी? हमारे लिए वो शून्य है। जो चले गए टिप्पणी तो बहुत की है। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं। देखिए, जो जाएगा तब तो टिप्पणियां होंगी, लेकिन आज की तारीख में 1 साल 3 मुलाकातें, 3 बार भोपाल आना और उसके अंदर ये कह देना कि सिंधिया जी रच बस गए कोविड के कोरोना काल में, जो अपने घर से बाहर नहीं निकले, जिन्होंने कहा था मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा जनता की हित की लड़ाई लड़ने के लिए, वो अतिथि शिक्षक उनको जाकर अपना चिट्ठी देते रहे, उन्हें चिट्ठी भी नहीं ली कहीं कहीं जाकर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी किसी के बारे में भी इस फैसले पे आ जाना कि वो रच बस गए। चेतन जी की मजबूरी है, उनको कहना पड़ेगा, दिल उनका जानता है कि वो क्या हाल है उनके। बहुत सारे लोगों को कार्यकारिणी में, जब जंबो जेट कार्यकारिणी जो 63 लोगों को 65 लोगों को सिंधिया जी के हर जिले से एडजस्ट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं चेतन भाई जैसे हमारे साथियों का हक मारा गया। चेतन भाई को होना चाहिए तो उस कार्य समिति के अंदर, लेकिन एक युवा व्यक्ति जो सिंधिया जी को लाने ले जाने का काम करता है भोपाल में, उसका नाम है वहां पर, इनका नाम नहीं, सुरेंद्र नाथ सिंह जी का नाम नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। आज इन लोगों के दिल का हाल हम जान नहीं सकते, हमको खुद अंदाजा होगा कि ये क्या, और ये यहां बयान नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी चीजें हैं और हमें कोई मतलब नहीं है। सिंधिया जी जो चाहे करें, सिंधिया जी का जो मन आए वहां करें, उनको मोदी जी मंत्री बनाए नहीं बनाए, आज की तारीख में वो सारी चीजें गौड़ हो चुकी हैं, शून्य है। हम अपनी तैयारी में लगे हैं। तैयारी जब हमारी 2023 में देखेगी, हमारा खाली मैदान है। जो लोग सिंधिया जी की वजह से, उनके लोगों के एडजस्टमेंट की वजह से टिकट नहीं ले पाते थे, आज वो सबसे आगे खड़े होंगे जनसेवा के अंदर, जो बहुत आगे जा चुके हैं। अब यहां पर विवाद होगा कि ग्वालियर से की एक सीट के ऊपर जो पवैया जी की सीट है, वहां पर प्रद्युमन तोमर जी का जब टिकट कटेगा तो सिंधिया जी को परेशानी होगी, प्रद्युमन सिंह तोमर जी का टिकट नहीं कटेगा तो पवैया जी के लोगों को परेशानी होगी। ये सर फुटबॉल की स्थिति 2023 में होगी। भाई नहीं हो, अच्छी बात है, हमें हमारी पार्टी से मतलब है। जितिन प्रसाद जी की काबिलियत की बात करी, मैं आखिरी बात कहूंगा, सुरेश शर्मा जी ने, मुझे दुख है कि उनकी नजर उनके परफॉर्मेंस पे नहीं रही। पिछले 3 चुनाव जो व्यक्ति हार जाए, जो अपनी सगी भाभी को पंचायत चुनाव नहीं जिता पाए, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें इनकी नहीं रही, आपकी भी नहीं रही। लगातार टिकट क्यों दे रहे थे ऐसे हरेले? देखिए, होती है गलतियां होती हैं, प्रतिशोध थोड़ी लिया जाता है, सीख ली जाती है, इतिहास से सीख लेते हैं और हमने भी सीख ली है, चेतन भाई भी सीख लेंगे। क्या चेतन जी ऐसा कुछ बैकग्राउंड में बज रहा है? हाल क्या है दिलों को न पूछो सनम, कार्यकारिणी में ना आना गजब ढा गया। देखिए नवीन जी, हाँ, समय है बराबर। मैं छोटी सी बात जोड़ूंगा, ये चेतन भाई इतने काबिल व्यक्ति हैं। पहले इनका एक वंशवाद की वजह से टिकट कटा है एक विधानसभा से बार, और अब दूसरे वंशवाद की वजह से यहाँ इनका कार्य समिति में से, ये वो लोग हैं जो असर रखते हैं, लेकिन इनका टिकट कट जाता है क्योंकि वंशवादी लोग हैं। अब्बास भाई,
भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का उपयोग है। मेरा उपयोग अभी दिल्ली में है। मैं अपनी जवाबदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और एक बात मैं बहुत सफाई से कहता हूँ, शायद आप कांग्रेस में रहकर नहीं कह पाओगे। इस पार्टी में अगर कोई ये समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी, वो सब कर लेगा बिना कार्यकर्ता के, तो वो नेता ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इसलिए इस जमी पर अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो पार्टी है, पार्टी के विचार है तो पार्टी में लीडर बन करके आप चाहे जिस पद पर विराजमान हो जाओ, आप पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर दिया, विचारधारा को इग्नोर कर दिया, तो दोस्त याद रखना कि जितने दिन की ताजगी है उतने दिन बनी रहेगी, उसके बाद में आपको ऐसे स्थान पर ले जाकर, मैं तो पार्टी में हूं नहीं। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा, जो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया था कि कार्यकारिणी में ऐसे लोगों को, तो ये हम लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति इस राजनीति में समाज सेवा की है, जेब भरने की नहीं है। जिन लोगों की आसक्ति जेब भरने की, जिन लोगों की आसक्ति किसी पद को पाने के लिए दल बदल करने की रहती है, उनके बुरे हाल होते हैं। हम लोगों के पास कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, हम लोग तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस पंच निष्ठा से है कि अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिल जाए। प्रद्युमन तोमर, महेंद्र सिसोदिया, हाल ना पूछो दिलों का। देखिए, बिल की बात आ गई जो वहाँ पे, मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए लेकर के बात कर रहा हूँ। तो हम तो वो कार्यकर्ता हैं कि जब भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, तो तारीफ कर रहे हैं आपकी और विचारधारा को आगे आपके बढ़ा साथ के हैं। रही बात आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की 2023 की, तो 2023 का सिनेरियो क्या होगा? राजनीति में हर रात को सिनेरियो चेंज हो जाता, सवेरे कुछ और दिखता अब्बास भाई। और यही बात आपके कांग्रेस की, तो आप देखिए आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। आपने इतनी बढ़िया बातें कही हैं, सुरेश शर्मा जी को भी मुस्कुराहट अपनी रोक नहीं पा रहा है वो भी। आपकी बातें पूरी सहमत हूँ, पूरी तरह से, और मैं आपके संघर्ष में साथ रहूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अरे आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आपने जतिन प्रसाद जी की बात की। जतिन जी, आप क्या 3 बार चुनाव हार रहे थे, आपको दिखा नहीं? अरे भाई, नए लोगों को लाते ना। जब हारना ही है तो किसी नए लोगों को आगे नहीं लिया जाता, इतिहास से सीख लेते हैं, हमने सीख लेनी, आप भी ले लीजिए। मेरे घर में है, मेरे घर में कोई चीज है तो बहुत अच्छी है, मेरे घर से निकल गई तो बहुत खराब। ये नजरिया बदलो आप लोग। हमने इस नजरिए को कभी, मैं आज आपकी हर बात से सहमत, कभी आने भी नहीं दिया। मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, आप मित्र हैं मेरे। थोड़ा सा समय का इंतजार करिए। सही बात बहुत नहीं, कोई बलवान समय हो तो बड़ा हम भी आपसे सीखेंगे। आप मित्र हैं हमारे, आप प्रतिभावान व्यक्ति हैं, आप मानवाव हैं हमारी नजरों के अंदर, और हम आपसे आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। हम आपके साथ हैं, के साथ अब्बास जी लगे रहिए। हम आपके साथ हैं, आप सच्चाई पे खड़े नहीं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अवश्य इससे ज्यादा प्रेम टीवी डिबेट में मैंने देखा नहीं, तो मैं भी सेंटिमेंटल हो जाऊंगा। विचारों के लिए काम करना है, हमारे भावुक व्यक्ति हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। दो प्रवक्ताओं के बीच, अपोजिट पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच इतना प्रेम मुझे भी जरा भावुक कर देगा। उसके पहले मैं भावनाओं के ज्वार में हिचकोले खाऊं, मैं सीधा रुख करूंगा सुरेश शर्मा जी की तरफ। सुरेश जी, कुल मिलाकर कांग्रेस से बहुत लोग गए तो कांग्रेस कहती है कि कूड़ा निकल गया, तो भैया जहां से गए तो क्या तुम कूड़ेदान हो? और कितना निकलेगा कूड़ा भाई? कैसे कैसे लोग निकल रहे हैं। एक ही बार में लगाओ झाड़ू, एक ही बार में पोछा लगाओ, साफ सफाई करो, ज्यादा हो फिनाइल डाल दो, और तमाम तरीके के नए आ गए हैं, उसमें कुछ बचते ही नहीं है, 0% कीटाणु बचते हैं, इस टाइप के आते हैं, बस होता नहीं होता है वो मालूम नहीं। लेकिन एडवर्टीजमेंट में तो पॉलिटिकल सफाई कांग्रेस को एक बार ऊपर से नीचे करने की जरूरत है। हालांकि ये बात भी तय है कि अब कांग्रेस के पास लोग कम हैं, संभावनाएं ज्यादा हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो गई है विश्व का सबसे बड़ा परिवार। और यहाँ भी अब परिवार, अब भारतीय जनता पार्टी में अगर आप महल या ग्वालियर को ही देखें तो अब नरेंद्र सिंह तोमर जी, जयवान सिंह पवैया जी, प्रद्युमन तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी, अब कहीं ना कहीं इस बार टिकट को लेकर या अन्य संभावनाओं को लेकर जितना विचार मंथन, अब वी डी शर्मा जी, जितना विचार मंथन अब भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, उतना या करना पड़ेगा, उतना कांग्रेस को अब उतनी जद्दोजहद नहीं है। कांग्रेस के लिए तो अब टिकट देदाता के नाम तो चुका अल्लाह रखे वाली स्थिति में, लेकिन इनको इस बार समस्या आने वाली, क्या कहेंगे? नहीं, बड़ा परिवार हो गया और प्रभावशाली एक एक विधानसभा क्षेत्र में संख्या ज्यादा हो गई, तो ये बात तो सही है कि मशक्कत बहुत करना पड़ेगी, और मशक्कत करके यदि टिकट दे दी तो प्रबंधन बहुत करना पड़ेगा। और यदि प्रबंधन करने में जरा सी चूक हो गई
तो ठीक इसी प्रकार की भाषा सुनने को मिलेगी जो चेतन भाई की तरफ से सुनने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि नेतृत्व की कसौटी जो है इस समय ज्यादा सख्त है कि उस पर कस करके अपने आप को कैसे खरा सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी कार्य समिति है, कांग्रेस पार्टी में उतने तो महासचिव हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इस प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार है, क्योंकि अब ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिनने पारिवारिक पृष्ठभूमि से भाजपा को, जनसंघ को खड़ा किया है, सींचा है, वे इस बार कार्य समिति से बाहर हो गए। ये बिल्कुल सच है। जिन्होंने भोपाल में जिले, क्योंकि मैं सुरेंद्रनाथ सिंह को उस समय से जानता हूं जब वो युवा थे और एमएससीटी से निकल करके बाहर आए थे, तब जो है उन्होंने बाबूलाल गौर के खास व्यक्ति को उसका जो है चुनाव हराया था जिलाध्यक्ष का, और चुनाव लड़ करके वो जिलाध्यक्ष बने थे और विजयी हुए थे। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आज मैं सार्वजनिक कर रहा हूं इस बात को कि वो चुनाव लड़ने से पहले रात में 1 बजे तक मेरे घर पर मुझसे अनुमति लेने जैसी दृष्टि से बैठे थे। वो मेरे छोटे भाई की तरह है वो। तो मैंने उस व्यक्ति को काम करते हुए भोपाल के अंदर कार्यकर्ता को करते हुए देखा है। उन्होंने जो भाजपा की ताकत भोपाल में बनाई थी और उसको कार्यसमिति का सदस्य नहीं बनाए जाने का मुझे भी एक अजीब सा लगा कि ऐसा क्या है भाई सर। अच्छा, भोपाल में बहुत ऐसा दबाव भी नहीं था कि जो है, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में अंतिम चरण में सबकी बातें समाहित हो रही हैं। लेकिन मैं इस बात को फिर से वापस उसी बात पर ले जा रहा हूं कि जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में यदि इस प्रकार की बात बाहर निकल के जो आई है उसमें यदि दम है, क्योंकि अभी एक तरफा बोला है अब्बास भाई ने, दम है तो दिखेगा। जयभान जी बोलेंगे तब समझ में आएगी। दम है तो दिखेगा, तब दिखेगा। दम है तो भविष्य में दिखेगा। लेकिन अब समय सीमा के चलते हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करने के लिए विवश हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ज्योतिरादित्य जी का दौरा तूफानी है और ज्योतिरादित्य की यात्राओं में रवानी है, और कांग्रेस कह रही है कि ये तो वही घर घर की कहानी है कि मुंह पे कुछ है, मन में कुछ है, और सबने एक दूसरे को साफ करने की ठानी है। तो अंततः है क्या? इन सारी मुलाकातों के मानी क्या है? क्या मानी है, क्या बेमानी है, क्या अर्थहीन है, क्या भविष्य का दर्शन है, क्या भविष्य की योजना है, क्या भविष्य की संभावना है? ये सब पॉलिटिक्स में आज के दृष्टिकोण से तो इनका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो नामुमकिन चीज़ों के लिए आप चिंतन मनन करते रहिए और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये नई पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी का ये नया रूप, भारतीय जनता पार्टी में ये नया मिलन क्या कुछ रंग लाएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और दिखते रहिए IND 24। नमस्कार।